ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब हाजिर हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से, जहां चुनाव प्रचार के दौरान नोटों की बारिश का मामला सामने आया है, जहां पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार की रैली में नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के समर्थक नोट उड़ा रहे हैं, जो खुले रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है। विरोधी दलों का आरोप है कि नोट उड़ाकर वोटरों को रिझाने और बहकाने की कोशिश की गई है, जो पूरी तरह से चुनाव के नियमों के खिलाफ है। वहीं अब तमाम विरोधी प्रत्याशी चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं कि वो इस वायरल वीडियो का संज्ञान ले और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करें। तो देखिए, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है, एमआईएम के झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक शख्स के नोट उड़ाने का वीडियो सामने आता है। चुनाव प्रचार में नोटों की बारिश यानी आचार संहिता का सीधे सीधे खुला उल्लंघन किया जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मौजूद संध्या थिएटर में उस वक्त जमकर हंगामा मच गया जब पता चला कि थिएटर के महिला टॉयलेट में एक कैमरा लगाया गया था, जिसका पता चलते ही बड़ी संख्या में महिलाएं थिएटर के बाहर पहुंची और उन्होंने इसके खिलाफ जमकर गुस्सा जताया। महिलाओं के हंगामे की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस भी यहां पहुंची और महिला टॉयलेट में कैमरा लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में जल्द ही पूरे खुलासे की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े सारे तथ्य जनता के सामने रखे जाएंगे। राजस्थान के सीकर जिले में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और सवारी गाड़ी की आमने सामने की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में 4 युवक सवार थे, जबकि सवारी गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था। खाटू श्याम जी से रिंगस की ओर जा रहा था गाड़ी सवार, तभी घने कोहरे की वजह से लामपुआ के पास दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। यूपी के आगरा में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा पेश आया है। यहां कोहरे की वजह से 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई और इनकी वजह से मौके पर हड़कंप मच गया। हादसा इरादत नगर इलाके में आगरा ग्वालियर हाईवे पर हुआ, जहां गाड़ियों की भिड़ंत के बाद चीख पुकार मच गई। चश्मदीदों की माने तो टक्कर 2 ट्रकों में हुई थी, जिसके बाद 3 और ट्रक आपस में टकरा गए और 2 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। तस्वीर में इन गाड़ियों की बुरी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियों की रफ्तार कितनी तेज थी और टक्कर कितनी भयावह रही होगी। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बिहार के पटना में एक बेकाबू स्कॉर्पियो कार सड़क किनारे खड़ी बोलेरो में जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर गाड़ी में रखे सभी सामान सड़क पर बिखर गए। दरअसल स्कॉर्पियो का ड्राइवर गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से उस पर से कंट्रोल खो बैठा, सीधा बोलेरो गाड़ी से जा टकराया। हादसे के वक्त बोलेरो सड़क के किनारे खड़ी थी, उस पर मक्का लदा हुआ था। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो और बोलेरो दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों में फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है। यह हादसा गांधी मैदान यातायात थाना के पास अटल पथ पर हुआ है। तो देखिए, तेज रफ्तार का कहर कैसे जगह जगह शहर शहर देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये पटना में बेकाबू रफ्तार का कहर किस तरह से 2 गाड़ियों पर टूटा है, इस गाड़ियों की बुरी हालत को देख करके आप समझ सकते हैं। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं, सामने का हिस्सा बुरी तरह से टूट फूट गया है। यूपी के गाजियाबाद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला युवक को धमका रही है, अपनी बिरादरी और पैसे की धौंस दिखाती नजर आ रही है। मामला निवाड़ी इलाके का है, जहां महिला सिर्फ इस बात पर भड़क उठी क्योंकि युवक ने अपने घर के बाहर खड़ी महिला की कार को हटाने के लिए कह दिया था। इसके बाद महिला भड़क गई, युवक से बदतमीजी करने लगी। इस दौरान पुलिस वाले भी पहुंच गए, जिन्होंने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस वालों के सामने ही युवक को धमकाती रही।
वहीं पीड़ित युवकों ने महिला का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और इसमें महिला युवक से बदतमीजी करती दिख रही है। इसे भी हैरान करने वाली बात यह है कि निवाड़ी पुलिस ने पीड़ित युवक के खिलाफ ही महिला का पीछा करने और महिला से बदसलूकी करने का केस दर्ज किया है और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बदतमीजी करूंगी मर्दों की बात हो रही है। नहीं मत मारना मुझे, करूंगी मैं करूंगी बदतमीजी। और जाट तूने जाट की बात करी ना, मैं जाट हूँ। अरे मैम मैं जाट हूँ। आप सर से पूछो ना, हमने क्या कहा? तो हम बात करते अरे तो मैं आदमी मान ले मुझे, अभिषेक यार मान ले। नहीं बात तो आदमी मान मुझे, तो हम भी आदमी से बात नहीं करते। जबरदस्ती तो भी कर रही हो। कैसे कैसे रोक कैसे सकता है ये? ऐसे रोकेंगे हम तो, किसी को भी नहीं हमने तो मैं हम तो ऐसे रोकेंगे। जहाँ तक सीमित हो तुम। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक चोर ने ज्वेलरी शॉप में 21 सोने की अंगूठियों से भरे डिब्बे चुरा लिए और मौके से फरार हो गया। वहीं चोरी की यह पूरी वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी चोर सुबह 10:30 बजे खुशी ज्वेलर्स पर पहुंचा था, जहां पर उसने ज्वेलरी शॉप के मालिक से सोने की अंगूठियां दिखाने को कहा। जिस दौरान ज्वेलरी शॉप के मालिक उसे अंगूठी दिखा रहे थे, तभी उसने कुछ और डिजाइन देखने की मांग की, जिसके लिए जैसे ही ज्वेलरी शॉप का मालिक अंदर गया, वहीं उस दौरान चोर ने अपने पास रखे अंगूठियों से भरे डिब्बे को पहले देखा और फिर डिब्बे उठाकर मौके से फरार हो गया। ज्वेलरी शॉप के मालिक पुरुषोत्तम दास वर्मा के मुताबिक डिब्बों में 21 अंगूठियां थी, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी चोर की तलाश में जुटी है। हरियाणा के नूह में सीआईए और गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और सोने चांदी की लूट करने वाले शातिर बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी बदमाश को 2 गोली लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। बाद में बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी बदमाश के खिलाफ हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हत्या की कोशिश, लूट, चोरी, सेंधमारी जैसे कई केसेस दर्ज हैं। यह करीब 2 दर्जन से ज्यादा वारदात अंजाम दे चुका था, जिसके बाद से पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, देसी कट्टा, पिस्टल, कारतूस के 9 खाली खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी बदमाश पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जिसे आखिरकार एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। छत्रपति संभाजीनगर शहर में 5,000 रुपए की साड़ी 599 रुपए में मिलने के ऑफर के कारण भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में बच्चे भीड़ में दब गए, जबकि 3 महिलाएं बेहोश हो गईं। आखिरकार पुलिस ने अब दुकान बंद करा दी है, तब जाकर के भीड़ कम हुई। दरअसल त्रिमूर्ति रोड पर नए साड़ी सेंटर का रविवार को उद्घाटन हुआ। पिछले 3 महीने से लोकल रीलस्टर्स के जरिए सोशल मीडिया पर 199 रुपए से 599 रुपए के बीच की साड़ियों के वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे थे। सुबह 10 बजे से ही महिलाएं लाइन में लगी थीं। करीब 1000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां दुकान के बाहर जमा हो गई। सुबह जैसे ही दुकान का उद्घाटन हुआ, महिलाएं अंदर जाने के लिए दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में सड़क ब्लॉक हो गई, हालात काबू से बाहर हो गए। लोग इधर उधर भागने लगे और इस भगदड़ में 3 महिलाएं दम घुटने से बेहोश हो गईं। कई बच्चे भी दब गए। दुकान में महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भीड़ को हटाया और बाद में छूट का ऑफर साल भर मिलने के बाद कही गई और तब जाकर के लोगों की भीड़ धीरे धीरे छटी है। तो 5,000 रुपए की साड़ी 599 रुपए में मिलने का ऑफर और इसकी वजह से मची जबरदस्त भगदड़। छत्रपति संभाजीनगर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को यहां इस नए साड़ी स्टोर के बाहर खड़े देख सकते हैं। और इसके बाद जब सभी लोग अंदर घुसे तो अंदर सांस लेने तक की जगह नहीं बची थी और इसी अफरा तफरी की वजह से भगदड़ मची। भगदड़ में कई बच्चे कुचल गए, कई महिलाएं बेहोश हो गईं। आखिरकार पुलिस जब यहां पर पहुंची उसके बाद ही हालात को काबू में किया जा सका। अंधाधुंध मार्केटिंग की वजह से यहां पर जबरदस्त भगदड़ मची है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के भारत में गंभीर हादसे होते रहे हैं और ऐसे में यहां दुकानदार की बड़ी लापरवाही। उसने जबरदस्त प्रमोशन तो किया, लेकिन जो भीड़ यहां पर पहुंची उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया है। आम आदमी पार्टी के 4 विधायक 3 दिन के लिए सस्पेंड किए गए हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया था और उपराज्यपाल के भाषण के दौरान हंगामा करने की वजह से इन विधायकों पर कार्रवाई की गई है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यह कार्रवाई की है। प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया और इस वजह से
4 विधायकों को निलंबित किया गया है। प्रदूषण को लेकर के माफ कीजिएगा, दिल्ली विधानसभा में चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायक आज प्रदर्शन के मूड में नजर आ रहे थे। मास्क लगा करके उन्होंने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और राज्यपाल के भाषण के दौरान भी, उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा किया था और इस वजह से इनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्रवाई की है। जिन्होंने माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सदन की अवमानना की, माननीय उपराज्यपाल महोदय की अवमानना की और एक संवैधानिक व्यवस्था पर बिना किसी कारण के यहां पर हंगामा किया। उसी समय इन चारों सदस्यों को नामित किया गया था और उनको कार्रवाई से बाहर जाने के लिए कहा गया था और फिर मार्शल्स की मदद से उनको बाहर भेजा गया। अब ये प्रस्ताव सदन के समक्ष है। जर्नैल सिंह, माननीय सदस्य श्री जर्नैल सिंह, माननीय सदस्य श्री संजीव झा, माननीय सदस्य श्री कुलदीप कुमार और माननीय सदस्य श्री सोमदत्त जी को सदन की कार्रवाई से 3 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। आम आदमी पार्टी के जिन 4 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है, उनमें संजीव झा भी शामिल हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने संजीव झा से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आज सदन का बहिष्कार किया है। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के बहिष्कार किया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आप विधायक संजीव झा जी हैं। संजीव जी, मास्क लगाए हुए हैं, पोल्यूशन को लेकर के आपने सरकार से जवाब मांगने की कोशिश की और उसके बाद सदन का बहिष्कार, आखिर क्यों? नहीं, हमने सदन का बहिष्कार नहीं किया है, हमें मार्शल आउट कर दिया गया है। हम खड़े होकर के एलजी साहब आज विधानसभा में आए। एलजी साहब ने कहा था कि अगर सरकार चाहे तो 80% प्रदूषण कम हो सकती है। उसके बाद एलजी साहब दिख नहीं रहे थे। सदन में आए तो हमने पूछा कि 80% का आइडिया का हुआ क्या। दिल्ली की जनता को जानने का अधिकार है ना कि क्या सरकार सुन नहीं रही उनके 80% वाले आइडिया, या ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बता नहीं रहे हैं, या तब झूठ बोल रहे थे। तो दिल्ली की जनता प्रदूषण से मर रही है, हॉस्पिटलाइज हो रही है, वेंटिलेटर पर जा रहा है। आपके पास आइडिया था, आप इंप्लीमेंट नहीं करा रहे। यही हम खड़े होकर पूछना चाह रहे थे, हमें मार्शल आउट कर दिया गया। तो इतनी घबराहट क्यों भाई? सबसे बड़ी दिल्ली की पंचायत है। एलजी साहब का कहते दिल्ली जनता को समझ में आता कि यह सरकार नकारा है या एलजी साहब नकारापन कर रहे हैं या वो झूठ बोल रहे थे। जनता एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां बीजेपी पार्षद ने युवक को गोली मार दी है। बीजेपी पार्षद ने युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने बीजेपी पार्षद अमित बिष्ट को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि रविवार रात पार्षद के बेटे से 2 स्कूटी सवार युवा मिलने के लिए आए, जिसमें से एक लड़का पार्षद के बेटे का दोस्त था। इस दौरान हल्की सी बातचीत में पार्षद ने युवकों पर गोली चला दी। इस दौरान नितिन लोहनी नाम के लड़के को गोली लग गई, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया और उसकी वहां मौत हो गई। पुलिस ने गोली चलाने वाले बीजेपी पार्षद अमित बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी में इस वारदात को अंजाम दिया गया, बीजेपी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक की मौत हो चुकी है। हल्द्वानी में मर्डर की घटना, बीजेपी के पार्षद अमित बिष्ट ने अपने घर आए 2 युवकों के ऊपर गोली चलाई और इसमें एक युवक को गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें मारे गए युवक को आप देख सकते हैं। हल्द्वानी में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी इस गोलीकांड की वजह निकलकर सामने नहीं आई है। आखिरकार इस गोलीकांड को क्यों अंजाम दिया बीजेपी पार्षद ने? हल्द्वानी में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। उत्तराखंड का हल्द्वानी वैसे शांत इलाका माना जाता है, लेकिन यहां पर हुई इस हत्याकांड के बाद अब सनसनी फैली हुई है। गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। रंबाल गैंग सीधे इनने गोली चलाई। मैंने उस टाइम पर हाथ भी जोड़ा था, वीडियो में आप देख भी सकते हैं उसमें वहाँ पर। फिर उसके बाद इनने दूसरी गोली जो मारी सीधे नितिन के पीठ में मारी। नितिन सीधे गिरते हुए सीधे क्लार्क किंग के पीछे वाले उसमें गड्ढे में गिर गया। मैंने उसको उठाने की कोशिश करी, उस टाइम पे वो उठ ही नहीं रहा था।
और ये पीछे से सब लोग हथियार लेके मेरे पीछे आ गए थे। मैं वहाँ से भागा अपने घर को सीधे और जान बचाते हुए अपना, और नितिन वहीं पर था। मैंने सब जगह मैंने फ़ोन भी करा, पता करा, तो इनने बताया कि नितिन ठीक है, हॉस्पिटल ले गया है उसको, ये वो करके। तब मैं सुबह आया, मुझे पता चला कि नितिन मित्र घोषित हुआ है। इन लोगों ने ना हमारी सुनी, सीधे गोली मारी है। अभी एंगल पे काम कर रहे हैं। अभी इसमें इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उसके बाद सभी बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसमें एक चश्मदीद भी है, और उस चश्मदीद के भी हम लोग इसमें उससे भी पूछताछ होगी, और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो चश्मदीद का ये बताना है कि किस तरह से वहां पर बीजेपी पार्षद और उनके साथियों ने इस हमले को अंजाम दिया, और जो गोली मारी सीधे वो जाकर के मृतक को लगी और उसकी बाद में मौत हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात खत्म हो गई है। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चली है। पीएम आवास से रवाना हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब आगे दोपहर 3:30 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। 27 में होने वाले चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। वहीं इसके साथ साथ संगठन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, और इन्हीं चीजों पर, इन्हीं मुद्दों पर अंतिम बातचीत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब आधे घंटे तक बैठक चली है। वहां से निकलकर सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। दोपहर 3:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात से जुड़ी हुई? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की मुलाकात खत्म हो गई। तकरीबन आधे घंटे ये मुलाकात जो है प्रधानमंत्री आवास पर चली। अगर सूत्रों के हवाले से बात करें तो मुलाकात का एजेंडा जो है मुख्यतः मंत्रिमंडल विस्तार और उसके साथ एसआईआर। जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कई बार एसआईआर को लेकर चर्चा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी तकरीबन 3-3.5 करोड़ के आसपास मतदाता जो है, इनका जो मतदाता सूची में रजिस्टर नहीं हुए हैं। लगातार पार्टी ने एक व्यापक अभियान भी चलाया, लगातार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जोड़ा भी। इसके बावजूद भी कई सारे जो लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर जहां माने जाते हैं, वो भी उनका भी एनरोलमेंट वोटर मतदाता सूची में नहीं हो पाया। तो ऐसे में उन्होंने एसआईआर को लेकर चर्चा की। उसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार भी उत्तर प्रदेश में होना है। तो इन दोनों विषयों को लेकर मुख्यतः चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई। बहुत शुक्रिया पवन गौड़ इस पूरी जानकारी के लिए। भारत और बांग्लादेश में क्रिकेट पर टकराव और बढ़ गया है। बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले बांग्लादेश की ओर से क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा था कि वो आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने के बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में मुकाबला नहीं चाहते, किसी दूसरे वेन्यू पर शिफ्ट किया जाए। और इन सब के बीच आईपीएल के प्रसारण पर बांग्लादेश में बैन लगाया गया है। दरअसल केकेआर के लिए खेलने वाले मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करने को लेकर के हिंदू संगठनों और नेताओं ने विरोध जताया था, और इसके बाद बीसीसीआई की ओर से केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया। और इसके बाद अब बांग्लादेश की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। हमारे खेल संपादक जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएस विवेक, बांग्लादेश की ओर से भी एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जो क्रिकेटिंग रिलेशंस है दोनों देशों के बीच में, वो अब बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिख रहा है। ये जाहिर सी बात थी कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने का निर्देश बीसीसीआई जो था, उसके बाद से तुरंत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश गवर्नमेंट से सलाह ली। पूरा उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, उनके 17 डायरेक्टर्स आए, उन्होंने बातचीत करी। उसके बाद उन्होंने भारत ना आने का फैसला किया, क्योंकि अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को जताते हुए। उसके बाद आईपीएल को लेकर जो कदम बांग्लादेश उठा सकता था, वो यही था कि आईपीएल के प्रसारण पर वो रोक लगा दे। जिस तरीके से पाकिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर बैन है, उसी तरीके से अब बांग्लादेश में भी आईपीएल के प्रसारण पर बैन हो चुका है। और अब चलते चलते और इसके आगे अब ये होगा कि भारत जो बांग्लादेश जाना था, वो अब भारत बांग्लादेश नहीं जाएगा। तो जिस तर्ज पर पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी है भारत के सामने, उसी तर्ज पर अब बांग्लादेशी क्रिकेट भी खड़ी हो चुकी है। जी जीएस विवेक, अगर बात की जाए बांग्लादेश की और क्रिकेट वर्ल्ड में उसकी जो स्थिति थी, वो बीसीसीआई की मदद से ही अस्तित्व में आया था और उसके बाद से आगे बढ़ा था। ऐसे में इस तरह से जो आईपीएल बैन करने का फैसला लिया गया है, इससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है और बांग्लादेश को भारत के साथ क्रिकेट संबंध बंद होने का कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, जब भी बात क्रिकेट की आती है तो नुकसान जो है सामने वाली देश का, सामने वाले खिलाड़ियों का होता है।
तो जो क्रिकेट की इकोनॉमी है उस पर भारत सबसे ऊपर पे है और काफी ज्यादा मजबूत है। तो अगर आप कहें कि आईपीएल के ब्रॉडकास्ट ना होने से कितना नुकसान भारत को होगा, नुकसान नहीं होगा भारत को, नुकसान ब्रॉडकास्टर को होगा जिसका एक टेरिटरी ब्लॉक हो गया है और वो काफी पैशनेट टेरिटरी है, काफी सारे फैंस हैं उसके, वहां पर प्रसारित नहीं होगा तो अब वहां के जो ऑडियंस है वो क्या करेगी, वो आगे उनको सोचना है। लेकिन नुकसान भारत की तरफ से बहुत ज्यादा कम है। लेकिन बहुत शुक्रिया जीएस विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण नहीं होगा, बांग्लादेश की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात खत्म हो गई है। तकरीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है। पीएम आवास से रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब दोपहर 3:30 बजे जेपी नड्डा से मिलने के लिए जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आ रही है। करीब आधे घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात चली है। बताया जा रहा है कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ एसआईआर को लेकर के भी चर्चा हुई है। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक मुलाकात हुई। अब दोपहर 3:30 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2027 में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसको लेकर के बातचीत हुई है, नाम फाइनल हुए हो सकते हैं। इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा भी काफी गर्म है और एसआईआर को लेकर के भी चर्चा हुई है पीएम मोदी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों नेता आप देख सकते हैं किस तरह से लॉन में बैठे हैं। 2027 का सियासी समर काफी अहम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिहाज से और इसको लेकर के पूरी तैयारी कर रही है बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों में लगे हैं और इसी को लेकर के पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मुलाकात की तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास अवैध निर्माण के खिलाफ फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसके तहत बेगम बाग इलाके में मौजूद अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया। इस दौरान अवैध होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। कोर्ट का स्टे हटने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी इलाके में कई अवैध निर्माण को हटाया गया था। अब एक बार फिर से जो अवैध निर्माण है उनको गिराया जा रहा है। बुलडोजर की गर्जना पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। महाकाल जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए यह बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। पहले भी कई अवैध प्लॉट्स पर निर्माण, दुकानों और होटलों को तोड़ा गया और अब कोर्ट का स्टे हटने के बाद इस अवैध होटल को भी जमींदोज किया जा रहा है। कार्रवाई में किसी तरह की दिक्कत ना आए इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया। तेंदुए से बचने के लिए किसान भागा और कुएं में गिर गया, जिसके बाद पीछा करता हुआ तेंदुआ भी कुएं में जा गिरा। इस बात की जानकारी मिलने पर अफरा तफरी मच गई। मामला सिन्नर तालुका के सेवरी गांव का है, जहां पर किसान लोगों को जैसे ही इसकी पता चली, इसके बारे में जानकारी मिली तो ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। देखिए कुएं के अंदर तेंदुआ नजर आ रहा है। दरअसल गांव में किसान खेत पर काम करने के बाद खाना खा रहा था और तभी तेंदुए ने उस पर हमला किया था। इससे बचने के लिए भागा किसान कुएं में गिरा और उसका पीछा कर रहा तेंदुआ भी कुएं में गिरा। कुएं में डूब करके किसान की मौत हो गई। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरे की मदद से तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से करीब 2-3 घंटे तक तेंदुआ कुएं में फंसा रहा और इसकी वजह से कुएं में ही तेंदुए की भी मौत हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक में यह हादसा हुआ है। किसान के पीछे तेंदुआ दौड़ा और उसके बाद किसान कुएं में गिर गया। कुएं में गिर करके उसकी मौत हो गई। तेंदुए को वन विभाग ने निकालने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया और तेंदुए की भी मौत अंदर ही हो गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर उसके शव को घर में ही जमीन में दफना दिया गया। वारदात वैजापुर तालुका के बल्हे गांव में हुई है। यह पुलिस अधिकारी देवगांव रंगारी पुलिस स्टेशन में तैनात था। नाना साहेब दिवेकर पिछले 2 दिन से लापता थे। रिश्तेदार और पुलिसकर्मी उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। रविवार को दिवेकर के पैतृक गांव बल्हे गांव में घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली। पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और
जब जमीन में गड्ढा खोदकर जांच की गई तो नाना साहब दिवेकर का शव मिला। इस हत्या को सुनियोजित साजिश माना जा रहा है। खोजी कुत्तों की एक टुकड़ी भी इसकी पड़ताल में तैनात की गई है। पुलिस को शक है कि हत्याकांड के पीछे पीड़ित के घर वाले ही हो सकते हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। यूपी के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने जबरदस्त अभियान चलाया। जिले के डीएम और एसपी की अगुवाई में बिजली चोरी के खिलाफ रात में कई इलाकों में छापेमारी की गई। सुबह भी ये कार्रवाई जारी है। बिजली विभाग और पुलिस की टीम ने संवेदनशील इलाकों में एक साथ छापेमारी की। इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। खुद जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। उनके साथ कई और अधिकारी भी अभियान में शामिल रहे। किसी भी हालात से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। बिजली विभाग की ओर से भी कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। टीमों ने घर घर, गलियों और संदिग्ध स्थानों पर जाकर बिजली के कनेक्शंस की जांच की। प्रशासन के मुताबिक इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। 51% से अधिक लाइन लोड था। वहाँ पर बिजली चोरी का अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 7 टीम बनाई गई थी। तो जगह ऐसी है जहाँ पर 50-60 घरों को एक साथ बिजली की सप्लाई हो रही थी। एक तरह से मिनी बिजली घर बनाया हुआ था और उस व्यक्ति पर पहले भी बिजली की FIR दर्ज हुई थी और बहुत बड़ा जो तारों का पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बना रखा था। वहाँ डेयरी इत्यादि भी उसी से चल रही है सब चीज़ें। तो उस पर सारे के सारे जो 2 मंजिल ऊपर की जो थी वो खुली नहीं थी, इस कारण से पता नहीं चल पाया। तो जितने भी इक्विपमेंट है उसके आधार पर दंड लगाया जाएगा और FIR दर्ज कराई जाएगी। रूस में बर्फीले तूफान की वजह से भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां पर तातारस्तान प्रांत में बर्फीले तूफान के बीच दौड़ रही गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई और हादसे के बाद हाईवे को बंद किया गया। हादसा कजान जाने वाले हाईवे के टोल पर हुआ, जहां बर्फीले तूफान की वजह से भारी बर्फबारी खत्म हो गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात हुई है। यूपी में कैबिनेट विस्तार और SIR पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। तो माना जा रहा है कि 6 और मंत्री शामिल हो सकते हैं और कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है। कई मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है और संगठन से नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है और इन सब के बीच क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण का ध्यान भी रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लगभग आधे घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मुलाकात से जुड़ी हुई क्या कुछ खास बातें निकलकर सामने आ रही हैं? तकरीबन आधे घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुख्य दो बिंदु थे, जिसमें कैबिनेट एक्सटेंशन, क्योंकि अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होना है और ऐसे में तमाम जो क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण उनका ध्यान रखा जाना, क्योंकि सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में। तो उससे पहले बीजेपी जातीय और सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधकर एक बड़ा संदेश विधानसभा चुनाव से पहले देना चाहती है। तो उसको लेकर आज की बैठक में मंथन हुआ है। उसके साथ साथ SIR को लेकर भी चर्चा हुई है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी तकरीबन 3 करोड़ नाम जो हैं वो उत्तर प्रदेश से अभी फिलहाल जो मतदाता सूची है उसमें नहीं शामिल हो पाए हैं। और ऐसे में इनके साथ साथ अगर बात करें तो कई सारे लोकसभा क्षेत्र और जिले ऐसे हैं कि जहां जो है वो परंपरागत रूप से बीजेपी के माने जाते हैं, वहां से भी अच्छी खासी संख्या में मतदाताओं के नाम कटे हैं। तो ऐसे में आपको याद होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार फटकार भी लगाई थी। उसके बाद में 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक एक विशेष सघन अभियान भी इसको लेकर लगातार बीजेपी नेताओं के द्वारा चलाया गया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे करते हुए नजर आए थे, SIR को लेकर लगातार बैठक करते हुए नजर आए थे, राय देते हुए नजर आए थे। उसके बावजूद भी बहुत सारे नाम जो है वो अभी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए हैं। तो उस सब विषयों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा आज की बैठक में हुई। बिल्कुल, अब आगे मुलाकात होगी। यहाँ पर JP नड्डा के साथ मुलाकात होगी 3:30 बजे, ये प्रस्तावित है। अगर बात की जाए कैबिनेट विस्तार को लेकर के, तो इस पूरे मामले में अगर जो नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है, इसमें क्या कुछ समीकरण खास होंगे जिसको लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा? पवन,
देखिए अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद में तकरीबन 3:30 बजे दोपहर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी। मुलाकात में भी कमोबेश जो है वो यही दोनों मुद्दे, खास तौर पर मुख्यमंत्री मंडल विस्तार का मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में आपको अगर ध्यान हो तो पूर्वांचल की तरफ ही ज्यादातर पद, अगर कोर ग्रुप की बात करें तो सारे पद जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि खुद वो प्रयागराज से आते हैं तो वहां की बात करें, या ब्रजेश पाठक लखनऊ से विधायक हैं, तो ऐसे में पश्चिम क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र कहीं ना कहीं अभी जो भागीदारी है उसमें कहीं ना कहीं कम है। बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखे पवन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में भारी बर्फबारी की वजह से ठंड नए रिकॉर्ड बनाती दिख रही है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग में पारा -8.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। पहलगाम में भी भारी बर्फबारी से पारा नीचे लुढ़कता दिख रहा है। गुलमर्ग में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के इंजन तक जाम हो गए। गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही और इसकी वजह से लोग हैरान परेशान दिख रहे हैं। स्थानीय लोग अपने आप को किसी तरह से गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहलगाम में भी कमोबेश हालात ऐसे ही दिख रहे हैं, जहां पर बर्फबारी की वजह से इलाके पर सफेद चादर लिपटी हुई दिख रही है। तापमान में गिरावट होने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। जमा देने वाली ठंड और इसकी वजह भारी बर्फबारी। गुलमर्ग और पहलगाम की आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव बर्फबारी की तस्वीरें। आकाश से बरसती हुई बर्फ की वजह से गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पेड़ पौधे, घर, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए दिख रहे हैं। सैलानी यहां खूब मस्ती कर रहे हैं। और ये पहलगाम की तस्वीर देखिए, गाड़ी किस तरह से बर्फ की आगोश में घिरी हुई नजर आ रही है। चारों तरफ जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। हालांकि आवाजाही में काफी मुश्किलें हो रही हैं, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। 8.8 डिग्री शून्य से नीचे जा चुका है तापमान, और ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सैलानी इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।